पता नहीं सरदारों के संग के साहब ऐसा ही होता है। देख लो 10 साल तक वो बैठा रहा, उसका माइक सेट हुआ ही। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम, मंच को प्रणाम। बहुत देर से आप बैठे हैं, अच्छा है। बाधा चल रही है, लोग कह रहे हैं हमें ये भी करना वो भी करना है। पंडित जी टाइम की इसलिए भी खो ज्यादा है कि भाई रोटी भी खानी है, सभी ने नहीं, वो ही खानी है। तू क्या समझ रही, तेरे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बड़े बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला, बार बार कह रहे थे जब भी इस आदमी को देखो कितना चालाक है, ये नहीं सुन लो हमें प्रताप फौजदार तक पहुंचना है, तो कह रहा हमें इन्हें सुन लो हमें प्रताप फौजदार तक पहुंचना है। भाई मैं कहीं 10-20 किलोमीटर पर बैठा था, जब तुझे मेरे तक पहुंचना था तो यहीं से बुला लेता। पर होता है ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि वो एक आता है ना, वो अजगर डाल देता है, अजगर डाल के कहता है ये निकलेगा उधर से आएगा, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो मंजन बेचने लग जाता है। इस आदमी ने एक सरदार दिखा के कितना गंद बेच लिया। मेरी मुश्किल यह है कि मेरे सामने सरदार बिठा दिए है की बात नहीं है, सरदार के फूट होने से स्पार्किंग होने का डर है। तारे तो पीछे भी है। हाँ, उससे तो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव तार कैसे कर भी लिए थे, पर मुझे बिर्क साहब का ज्यादा जनरेटर है भी दिखाई नहीं रहा। समझ नहीं रहे सरदारों की मुश्किल क्या है। अपनी अपनी सब कह रहे हैं हमारा नंबर ही नहीं ले रहा कुछ, ऐसे वैसे कैसे कैसे। ये आया क्या कह रहा था भाई तू? कह तो रहा था वो ये सब फल हैं वैसे, मैं ताजा फल हूं। ईमानदारी से बताओ, इसकी शक्ल से ये ताजा लग रहा है? है ना, ये सब 1000 के नोट हैं, मैं 10 का हूं, नहीं था, और नकली 1000 के ही आते हैं। बेटा नकली सही, पर जिस दिन चलेंगे उस दिन 1000 में ही चलेंगे। क्या बात है, वाह। तू 10 में नहीं चल सकता, और तू कहेगा 10 का नोट। अगर 1000 के नोट पर जरा सी खरोंच आ जाए तो 10 का नोट तो भट्टे में चला जाता है। सही बात है। हरियाणा तो पहलवानों का प्रदेश है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आ गया एक गांव में पहलवान, बोले कोई कुश्ती लड़ो। अब गांव में पहलवान नहीं, उन्हें क्या करें? बोले चलो कंसल साहब के पास। कंसल साहब बैठे हुए, बोले गांव में पहलवान आया, गांव की नाक कटी जा रही है, हमारे पास पहलवान नहीं है। कंसल साहब बोले मैं क्या करूं भाई? बोले जी गांव की नाक कट रही, कुछ करो। उन्हें सोच समझ के गई, बोले गांव की नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कि कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, अब जरूर कटेगी। लेकिन ले गए, कुश्ती हुई तो पहलवान तो पहलवान, उसने उठा के कंसल साहब को कंधे पे। अब गुरु सीन ये बना कि कंसल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। कंसल साहब पहलवान से बोले बेटा चित्त हो जा, 5 लाख रुपए दूंगा। अब पहलवान आंखें बदलने लग गया। कहाँ है भारद्वाज जी? सुनना, मस्ती में ताली बजाना खड़े होके कंसल साहब के लिए। बुद्धिमानी के अभी नहीं, ऐसे अभी तो बैठ के बजाई तुम। हाँ, ओ
कान के पास पहुंच गया, बोले बेटे 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया, बोले देख ले 10 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आ गई, उसने ऐसा दांव मारा कि खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। पर दोस्तों ताली उठाना इस बात पे, मजे लेना। दूसरे दिन पहलवान गया कंसल साहब के पास, बोले लाओ 5 लाख रुपए। बोले काहे के? अरे बोले कल आपने वायदा किया था अखाड़े में कि 5 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना। मेरा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी भाई, 12 बजे तक तो सरदार जी अपने को कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ तो 12 के बाद शुरू होती है। अच्छा, और वो भी तकलीफ हमें थोड़ी होती है, दूसरों को होती है। काहे की तकलीफ है? जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, कोई आके कहेगा एक सरदार था तो क्या फिगर बनेगी भाई। लेकिन जैसे ही कहता है नहीं आदमी था, सुधार इसको बेटा। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। अब देखिए हमारी भी मुश्किल देखिए आप। कह रहा था वो तम्बाकू बना रहा, अब हमारा भी मुकद्दर देखिए, इसको बिहार से असंध तक ले आए पर रहा बिहारी का बिहारी। कोई कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पूरे सदन की ताली अब चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप। इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ, सुनना मस्ती से सुनना। आप कभी सम्मेलन पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि पहली बार सुन रहे हैं। आपका IQ बहुत ऊंचा है, अच्छा IQ है। ये मस्ती है दोस्तों, हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। ये मेरा छोटा भाई है संधू, ये भी नशेबाज है, नशा है। पंडित जी हमारे, हम नशेबाज हैं। हमारे गुड्डू भैया, हम इनका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम सब नशेबाज हैं। और हमारा नशा ये है दोस्तों कि हम आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहते हैं। ये हमारा नशा है। वो सरदार छूट गया मेरे हाथ से। हाँ, 4 आदमियों को फांसी हो गई। देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। मैं हिंदू माइथोलॉजी से तुम्हें वो निकाल करके दिखाता हूँ। आज सुनना मुझे, 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो बैठा है, जोर से चिल्लाया। और उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली, गॉड ने बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने बच गया, उतारो। अब गुरु हिंदू, देखो IQ ऊंचा करना, मेरे साथ आनंद लेने के लिए आपको थोड़ा IQ ऊंचा करना पड़ेगा। मस्ती लेना, मस्ती में, आनंद में। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने। कहते यार इन्होंने, देखो अब IQ ऊंचा करना, तालियों से मुझे पता लगना चाहिए मैं बुद्धिजीवियों के बीच में हूँ, एडवांस नहीं। बोले भाई ये 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने। कहते यार इन्होंने तो 1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे
31 करोड़। एक मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके हर व्यक्ति की पीछे तक ताली आनी चाहिए। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बना, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। क्या भोलापन है सर। इस देश की सबसे मेहनती कौम है सरदार। ताली बजाओ, बजा ले, थोड़ी थोड़ी मेहनत तो कर ले। ताली भी नहीं बजा रहा, लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है सरदार। इस देश की IQ ऊंचा करना, मेरे साथ मजे लेने के लिए IQ ऊंचा होना बहुत जरूरी। क्या ऊंचा कर रहे हो सरदार जी? मैंने IQ की बात कही है। इस देश, भाई बैठ जा, भाई बैठ जा। वो देख रहा है। क्या देख रहा है सरदार में? ऐसा क्या है देखने लायक? इस देश की सबसे मेहनती कौम है सरदार। 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने के पास, अखबारों में पढ़ा होगा आपने। कितना? 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर गिर गया था लुधियाने के पास। सरदार बचाने के लिए दौड़े, 15 लाश निकाली। मेहनती कौम है सरदार। अरे दरअसल वो हेलीकॉप्टर जो है वो कब्रिस्तान में गिर गया, उन्हें मिलती रही, वो खोदते रहे। कितना चुटकुले पढ़ते हो सरदारों? क्यों पढ़ते हो? तुम्हें कितना दिमाग है तेरे अंदर? कितना दिमाग है? 140 डिग्री। तेरे कुछ भी दिमाग नहीं, तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। सरदारों पे चुटकुले पढ़ते चले आने। क्या बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मेरे बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहते पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। और मैं कहा सारे सरदार आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। तो मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूँ, समझ में आ जाए तो मुझे ताली बजा के बताना। ये मुझसे बोले गुड्डू भैया, बोले क्यों भाई सरदार तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके म्याऊं हो जाता है। अब मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ पर वहां माता सवार हो जाती है। मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे धरने लगे। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है? कहते तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। वो मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैं कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आजाद कब हुआ था।
तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, क्योंकि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी थी। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका? तो वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू ओ मैं पिटे मुंह तेरे, तो जिनकी बात करता है मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। बच्चे को सुला देता हूँ, टाइम मुझे बताते रहना, जब तुम्हें भूख लग जाए जब मुझे बता देना कि सरदार जी अब बंद हो जाओ, नहीं तो मैं 12 बजे तक तो घर लगूंगा ही। इसके बाद आप पर छोड़ा होता है सर। अच्छा मैं आपको इस एपिसोड को खत्म करता हूँ, आगे सुनाता हूँ। मैं आपको एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। सरदारों का इंटेलिजेंट जोक नहीं हो सकता। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हुआ, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से एक एक व्यक्ति ताली बजा करके बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा हो। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली सबसे ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। भाई जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या, सरदार जी बैठे हुए ऐसे बड़े उसमें सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो ये बच्चा घूम रहा है ना ऐसे, एक अच्छा बच्चा सरदार जी के दिमाग में इसकी बात नहीं। बोले गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे? बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का किडनैप कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी के लिए अपने पापा को दे दे। बोला मैंने सर, लेकिन पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं। 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है। कहाँ बैठे हैं सब जेसीआई वाले, उनके लिए मैसेज है। मेरे गुरसिख भाई बैठे हुए हैं, आपके लिए मैसेज है, पूरे हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और मैसेज इसमें यह है कि दूसरे सरदार को यह पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी उस सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं
कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय आज से 70 साल पहले लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो इस देश का नक्शा ही कुछ होता। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं क्या तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। बोले सरदार जी तुम हिंदू, देखो ये हमारा ब्रांड है, हो सकता है किसी और के मुंह से भी सुना हो लेकिन मस्ती में सुना गुड्डू भैया। दोस्तों मैं अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर जो सैफरन कलर केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख के है, तुम्हारा झंडे में क्या है? उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या? पर भाई जी अंग्रेज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब देखिए मैं आपको देसी हास्य सुनाता हूँ, मस्ती लेना। वो एक्चुअली क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला? हमारे देश में इतना इतना बड़ा। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब? हमारे देश में इतना इतना। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे। बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर। पर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ आप हिंदुस्तान से कितने जुड़े हुए हैं। मैं हंसते हंसते बात करूंगा, अपनी बातें हंसते हंसते तो कहूंगा, कविताएं अपनी हंसते हंसते कहूंगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं तो क्या हंसते हंसते एक अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुमको पता है दुनिया की सबसे बहादुर कौम अंग्रेज? मैं कहा नहीं, दुनिया की सबसे बहादुर कौम हिंदुस्तान। बोला तुमको पता नहीं, अंग्रेज लड़ाइयों में ज्यादा शहीद हुआ है। मैंने कहा हिंदुस्तानी ज्यादा शहीद हुए। बोला अंग्रेज? मैंने कहा हिंदुस्तानी। बोला अंग्रेज? मैंने कहा हिंदुस्तानी। एकदम मेरे से बोला अच्छा एक काम करो, अपने अपने शहीद का नाम गिनाओ और गाल पे एक थप्पड़ मारो। मैंने कहा पक्की। था पर व्यंग करता, अगर ये व्यंग आप तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा मैं धन्य हो गया। और असंत के अभी तक हमको ऐसा नहीं लगा कि आप पहली बार सुन रहे हैं। अगर ये व्यंग आप तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि आप पहली बार ही नहीं सुन रहे, आपका आईक्यू ऐसा है जो कम से कम 100वीं बार सुन रहे हो। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला इधर ध्यान दे भाई। नहीं तेरा ध्यान कहाँ है? जब वो लड़की खड़ी थी तब तो अपने बाप तक का इंतजाम कर रहा था। कितना बोल रहा है, ऐसे रखी हुई है, ये मुंह छो रही है। ईमानदारी से ऐसा नहीं लग रहा जैसे घरवाली ने ताला लगा के भेजा हो। की चीजें हैं। तो एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए, भाई साहब सफेद वाले हो, चिट्टे वाले, तुम्हें भूख ज्यादा लग रही है। देखो मैं बताऊं, मैं तुमसे इसलिए नहीं मिला रहा हूं चेहरा कि आपकी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती।
मैंने तो देखी है भगवान के साथ बिल्कुल दो, सिर्फ मूंछों का अंतर है? नहीं इनके नहीं उसके हैं। तू तो हंसता रहा कर तेरी कसम, तू जिस समय हंसता है तभी लगता है कि कोई बंदा बैठा है, दांतों से पता लगता है कि यहाँ बंदा है। इतना स्याह काला आदमी मैंने भी नहीं देखा है। ये मेरे पास पहुंच गया बंबई नहाने, तो वो तालाब में नहा रहे थे लोग उसमें टैंक में, तो ये नहाने घुस गया, तो जो नहा रहे थे वो बाहर निकले आए। मैंने कह रहे क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे जो संग आया है वो रंग छोड़ रहा है। इतना स्याह काला आदमी आपने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन चलिए मैं बस देखी तो मैं कहा था, अंग्रेज एक व्यंग कहता हूं, पीछे तक मुझे बता देना कि आपका आईक्यू उस लेवल। मैं पिछले दिनों सर बैंकॉक चला गया, तो वहाँ ड्राइविंग के लिए गाड़ी मिल के देख लेते हैं बैंकॉक को, तो ड्राइविंग के लिए गाड़ी मिलती है। अगर आप अकेली गाड़ी लोगे तो सस्ती मिलती है, आप अपने आप ड्राइव कर लो। अगर ड्राइवर सहित लोगे तो बहुत महंगी मिलती है किराए पर। तो मुझसे बोला सर ड्राइव, मैं कहा तू हमारी बेइज्जती कर रहा है, सरदार से पूछ रहा है ड्राइवर चाहिए, जो हम दुनिया से पूछते हैं कि ड्राइवर चाहिए। तो क्या है कि वो मैं ले ली गाड़ी, मैं जा रहा था तो सामने एक रेड लाइट हो रही थी। रेड लाइट हो रही थी तो कोई निकलने वाला था नहीं, तो अपन तो इंडियन, मैं कही यार जब कोई है ही नहीं तो चलो, तो मैं चला गया। जैसे ही मैंने रेड लाइट जंप की, वैसे ही एक वो लाल मुंह वाला आ गया, बंदर कैसे मुंह का, चुंगो चुंगो चुंगो। मैं कहा साले तू कहाँ खड़ा हुआ था? मैंने सोचा ये ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, मैंने लाइसेंस दिया, उन्हें लाइसेंस फेंका, चुंगो चुंगो चुंगो। मैं कहा जरूर कागज मांग रहा है, मैंने कागज दिए, वो कागज भी फेंक, चुंगो चुंगो। बाद में मैंने लोकल आदमी का सहारा लिया तो मुझे पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। तो पुलिस तो बेटा कहीं चला जा, एक जैसी है और वही निशाना है। अब क्या है, मैं वो व्यंग पढ़ता हूँ। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 3 लाख रुपया। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा यार एक मजदूर $5,000 कमाता है, 4,000, ध्यान से सुनना, $4,000 खर्च कर देता है, काय पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। ताली तो अब उठाना। तो अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले बात 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। तो ये छेड़ रहा है मेरा टाइम, मुझे झटके लग रहे हैं, मेरा टाइम जब उसमें आ रहा है, मैं रेंज में आता जा रहा हूँ धीरे धीरे। ये मुझे छेड़ रहा है। अच्छा पराये पुरुष को छेड़ना भी नहीं चाहिए इतनी रात को। कोई पुरुष कहाँ का, अरे तो मैं सरदार को छेड़ दिया। सरदार में पुरुष ये और ज्यादा खतरनाक है, संघ में 2 छिड़ेंगे। दोस्तों क्या है कि अब ये व्यवस्थाएं हो गई, ये मानेगा नहीं, बीच में बोलेगा जरूर, और बोलेगा इसलिए कि क्योंकि आदमी को आदत हो जाती है तो जाती नहीं। सही कह रहा हूँ, आदत हो जाती, और आदमी को आदत हो जाए तो जिस हरकत को दिन में करता है उसे रात में सोते सोते भी करता है।
ये आदत की बात है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी को आदत हो जाए, जाती नहीं। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, चल साइड में, आजा साइड में। घरवाली ने एक किया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला। आगे मैं सच कह रहा हूं आपसे कि अपने देश की स्थिति 2 चीजों की, पुलिस और नेता। हम कितने व्यंग करते हैं, कितनी बातें करते हैं, कितने हास्य करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो नेता हमें सामने बैठ करके सुन लेता है वो 16 यानी खरा नेता होता है। मैं ये आपकी चमचागिरी नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं सर। तो हम आजकल नेतागिरी पे सबसे ज्यादा व्यंग होने लगे हैं, आजकल पुलिस पे सबसे ज्यादा व्यंग होने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये वो लोग हैं कि जब हम होली, दिवाली, अपने तीज त्योहार, ईद जब मना रहे होते हैं तो हम उनको अच्छी तरह मना सकें, तब ये पुलिस वाले ड्यूटियां दे रहे होते हैं। ये व्यवस्था वाली। अब मैंने देखो सर, आप दोनों की प्रशंसा कर ली, ताली बजाते रहे। ये समस्या है सर। अब क्या है, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूं। आजकल तो पढ़ने लिखने में ऐसा हो गया कि बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए यही स्कूल है, कितना शानदार बना हुआ, देखा मैंने बाहर से। एसी स्कूल हो गई, एसी बस हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़े आते हैं। हमारे जमाने में तो पैदल पैदल जाया करते, बिल्कुल नितांत पैदल। हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए मेरे हेडमास्टर साहब 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 मेरे हाथ पकड़ते थे, सीधे स्कूल में जाए। मुझे ऐसी लगती थी हवाई यात्रा से आ रहा हूं, ऐसा होता। नहीं, ये सीन सर आज भी देखने को मिल जाएगा। 3-4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, ये मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है। स्थितियां हाँ हो गई है, स्थितियां चेंज हो गई हैं। हमारा जमाना था अजब पैदल पैदल। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ भैया, गुड्डू भैया, मुझे दुख इस बात का है कि घर में साइकिल थी पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो शर्मा जी अब तक भी कैंची फंसाता हूं। अच्छा क्या कहते थे कि इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी अब तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। तो मैं क्या समझता था कि ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो मैं जब साइकिल चला के आता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो पूरे पैडल मारने लग जाता कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब ना हो जाए। ये स्थिति थी सर। अच्छा क्या है, अच्छा वैसे साइकिल एक ऐसा यंत्र है सर कि जिस दिन से बना है उस दिन से उसके सीखने पे वही 3 खाई गई। पहले कैंची, फिर वो डंडा, फिर ऊपर से सीखते हैं। तो क्या है दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक शिक्षा जगत के एक शिक्षा संस्थान के प्रांगण में खड़ा हुआ हूं, विज्ञ लोग बैठे हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूं, ये देश गुरु और शिष्य की परंपरा का देश है दोस्तों। अगर यहाँ पर द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लेते हैं तो काट करके एकलव्य अंगूठा दे देता है दक्षिणा में। दोस्तों ये गुरु और शिष्य की परंपरा का देश है। लेकिन आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर जरा सा कोई मास्टर, कोई अध्यापक
बच्चे को धमका दे तो एक थप्पड़ भी मार देते हैं। घर आकर के अगर बता देते हैं तो घर वाले शिकायत करने चले जाते हैं। मेरे कई जानकार ऐसे हैं कि जिनके नाम FIR, सच्चाई कह रहा हूँ, कईयों को तो जमानत करानी पड़ी। सर एक हमारा जमाना था, आय हाय हाय क्या कुटाइयां होती थी। और मास्टर जो है ना नई नई विधि निकालते थे कूटने की। अच्छा, और हम जब कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज्यादा मारते थे कि साले तेने कुछ ऐसा किया होगा। क्या है, हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, बहुत कूटते थे। मैं बचपन से हाथ से निकाल के दे रहा हूं, फिर मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, टाइम भी हो रहा है। तो वो बड़े कूटते थे सब, बड़े कूटा करते थे। उनकी कूटने की एक स्टाइल थी। जिस बच्चे को उन्हें कूटना होता था उसकी तरफ को पहले मुस्कुराते थे, फिर उसे खड़ा कर लेते थे, फिर कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बताओ कूटते थे। और ऐसे नहीं कूटते थे, हमारा जो स्कूल था वो आंगन था, उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था बीच में। तो जैसे बच्चे ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। वो नीम के नीचे क्या थी, एक तरीके से उनकी वर्कशॉप थी जहां बच्चे की रिपेयरिंग करते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हो गया। बोले चल 17 का टेबल बता। पहाड़े टेबल बोलते थे ना, पहाड़े गिनती पूछा करते थे। चल 17 का टेबल बता। मैंने कहा सर नहीं आ रहा है, तो चलो नीम के नीचे ले गए और कूटा। मैं घर आ गया, मैंने 25 तक के पहाड़े पर रट्टा मार लिया। पहले 25 तक ही ज्यादा पूछ रहे थे। मैंने कहा अब देखता हूं उस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराई तो मैं भी उनकी तरफ मुस्कुरा दिया। वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए। बोले चल 27 का पहाड़ा होगा। मैंने कहा सर नहीं तो चलो नीम के नीचे। ले गए और कूटा। दोस्तों लोग कहते हैं सरकारों में दिमाग नहीं होता, मुझ में बचपन से है। सदन ताली उठाना। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कुराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। चलिए एक कविता सुना देता हूं। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते कि जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया, शुद्ध हिंदी की कविता सौंपता हूं आपको। जिस धरती पर गुरुओं ने सिर देने का आह्वान किया और हमारे वीरों ने जहां प्राणों का बलिदान दिया, दिव्य आत्मा रणवीरों की ज्योतिर्मय जिस माटी में, उनके प्राण प्रसूनों की खुशबू अब तक है घाटी में। लेकिन अब उस घाटी में आतंकी घन गहराते हैं, केसर क्यारी में पाकिस्तानी झंडे फहराते हैं और हम शांति वार्ता करके शांति शांति जप करते हैं। हिंसक पशुओं के आगे हम करुणा का तप करते हैं। हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती। कहाँ कविता सुनने वाले, अगर पत्रकार बैठे हो तो सुने। हिंसा का आघात तपस्या बोलो कैसे सह सकती। दुष्ट क्रूरता के आगे करुणा भी खड़ी न रह सकती। उपदेशों के मंत्र असल जीवन में काम आते हैं और यथार्थ भी आदर्शों से कोस दूर रह जाते हैं। माना पहला समाधान देता हूं, समर्थन करना पूरा सदन। माना हिंसा केवल करुणा बुद्ध नहीं जीते जाते, किंतु अहिंसक होकर के भी युद्ध नहीं जीते जाते।
कांपते हाथों में कब खिलती है। चंद्रहास की विभोर कांपते हाथों में कब खिलती है। डरते हुए युद्ध करने वालों को विजय न मिलती है। अब से पहले वहां शांति के लिए अनगिनत जतन हुए, लेकिन वो खूंखार दरिंदे कभी नहीं हमवतन हुए। हिंसक पशु, टाइटल देता हूं इस कवि सम्मेलन का, पत्रकार सुने। हिंसक पशु मोल क्या समझे शीतल तमोदगारों का। हिंसक पशु मोल क्या समझे शीतल तमोदगारों का। दुष्ट समझता या केवल उद्बोधन तलवारों का। अपने मन की तुम जानो। समाधान रखता हूं, समर्थन करना, खड़े होकर के भी समर्थन ताली बजा करके कर सकते हैं आप। अपने मन की तुम जानो, पर मुझको तो ये जचता है स्वर्ग बचाना धरती का। तो एक रास्ता बचता है, भारत माँ की जय गूंजे और हर हर बम की बोली हो, जिसके हाथ पाक का झंडा उस सीने पर